हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता आ रहा है। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट के एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। एक पर्टिकुलर मेथड है जिसको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है? पैरेलैक्स मेथड। क्या नाम है भाई? पैरेलैक्स मेथड। ये मेथड क्या है, जरा इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, अगर आपको किसी भी चीज को मेजर करने के लिए अभी तक बोला गया तो आपने उसका डायरेक्ट मेजरमेंट कर दिया। कैसे कर दिया? आपने वर्नियर कैलिपर का यूज कर लिया, आपने मीटर स्केल का यूज कर लिया, आपने स्क्रू गेज का यूज कर लिया। अगर उनमें एरर्स आई तो एरर के साथ जुगाड़ फंसा के कुछ ना कुछ आपने मेजरमेंट लेकिन कर लिया, है ना। तो ये जिस टाइप के मेजरमेंट आपने किए जिसमें आपको इंस्ट्रूमेंट की मदद लगी, आपने सीधे सीधे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके बता दिया कि भाई इसकी लेंथ ये होगी, इसका डायमीटर ये होगा, इसकी विड्थ इतनी होगी। तो ये आपने कैसे किया? डायरेक्ट मेथड से किया। किससे किया? डायरेक्ट मेथड से किया। पहली चीज, हमने जो मेजरमेंट की अभी तक वो डायरेक्ट मेथड से की। डायरेक्ट मेथड से की, है ना। हाँ सर। अब लेकिन हम कभी कभी हमको ऐसी दिक्कतें आने लगेंगी कि हम मेजरमेंट डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कर पाएंगे कि स्केल उठाई, स्केल से मेजर कर दिया। अगर मैं आपसे पूछ लूं यहां से सन कितना दूर है या यहां से मून कितना दूर है, आप ये कभी भी नहीं बता पाओगे कि सर एक मिनट सर वो इंची टेप नहीं मिल रहा है। ये सर इंची टेप को खोलोगे और खोलते जाओगे, बोले क्या क्या कर रहे हो सर? ये मून तक भेज रहे हैं, ये मून तक चले जाएगा। तो वहां मून में क्या है सर? गड्ढे बहुत है, दाग आपको पता है ना। मून में, चांद में दाग होते हैं, गड्ढे बहुत है, वहां फंसा दूंगा ये इंची टेप और यहां से रीडिंग ले लूंगा सर, है ना। ऐसा नहीं कर सकते। डायरेक्ट मेजरमेंट वहां हो ही नहीं सकता। तो वहां पर जब डिस्टेंसेस बहुत लार्ज हो जाती हैं, जब बहुत ज्यादा बड़ी डिस्टेंसेस होती हैं, लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए आपके डायरेक्ट मेथड काम नहीं आते, है ना। आपके डायरेक्ट मेथड काम नहीं आते जब आपको बहुत ज्यादा बड़ी डिस्टेंसेस नापनी हो। तो आप क्या करते हो? आप इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हो, है ना। आप कैसी मेथड का यूज करते हो? इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हो। और इनडायरेक्ट मेथड का ही एक तरीका है जिसको आप पैरेलैक्स मेथड बोलते हो, ठीक है ना। क्लियर बात? हाँ सर। तो अब हम समझते हैं कि हमने डायरेक्ट मेथड के बारे में तो बातें कर ली है, जरा सी इनडायरेक्ट मेथड के बारे में भी हम बात कर लें। और वो कौन सी मेथड है? पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड कब काम आती है? तो पैरेलैक्स मेथड तब काम आती है large distances such as the distance of a planet or a star from the earth cannot be measured directly with a meter scale, है ना। ऑब्वियस सी बात है, अर्थ से आप किसी और स्टार का, अर्थ से आप किसी और प्लेनेट का डिस्टेंस या अर्थ से आप सन का डिस्टेंस कभी भी किसी मीटर स्केल से नहीं नाप सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। सो वी यूज एन ऑल्टरनेटिव मेथड नोन एज पैरेलैक्स मेथड। हम एक ऑल्टरनेटिव मेथड का यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं, ठीक है। पैरेलैक्स मेथड क्या होती है? जरा इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज समझते हैं, एक प्रैक्टिकल करते हैं। देख क्या प्रैक्टिकल करेंगे जरा देखिएगा। ये एक डॉट है, ये प्रैक्टिकल आपको भी अपने घर बैठे बैठे करना है। ये प्रैक्टिकल आपको भी अपने घर बैठे बैठे मेरे साथ करना है, ठीक है ना। क्या करना है? अपना पेन उठाओ, हाथ में आपके या तो पेंसिल हो या पेन हो, कुछ भी हो, आप उसको उठाओ और इस डॉट पर उस पेन की ऐसे निब को, पेन के पॉइंट को ऐसे सामने रख दो, ठीक। फिर से बोल रहा हूं, ये जो डॉट मैंने बोर्ड पे बनाया है, इस डॉट के सामने, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है ना। डॉट पे जो मैंने बोर्ड पे डॉट बनाया है, डॉट पे अपने पेन के ऐसे निब को रख दो, पॉइंट को रख दो और देखो, आंख से डॉट को देखो, दोनों आंखों से डॉट को देखो। किसको देखो? दोनों आंखों से डॉट को देखो। पेन को उठाओ, पेन को इस लाल वाले डॉट के सामने रखो और फिर डॉट को देखो। क्या आपको दो पेन दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको दो पेन दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर, दो पेन दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब आपकी आंख एकदम सही है। हम लोग अब प्रैक्टिकल आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो कमेंट में बिल्कुल बताइए कि आपने मेरे साथ प्रैक्टिकल किया या नहीं किया, ठीक है। चलिए भाई, तो मैंने डॉट बनाया, बोर्ड पे अपने पेन को उठाया, पेन के पॉइंट को डॉट के सामने रखा और डॉट को देखा तो मुझे दो पेन दिखाई दिए। इससे मुझे क्लियर हो गया मेरी आंख एकदम सही है, क्योंकि आपने भी बताया आपको भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो मैं जो रीडिंग बताऊंगा वो रीडिंग आपको भी समझ में आनी चाहिए फिर, ठीक है। अब क्या करना है? इसी पेन को उठाना है, इस पेन के पॉइंट को इस रेड डॉट के सामने रखना है और एक अपनी लेफ्ट आंख बंद कर लेनी है। कौन सी आंख बंद कर लेनी है? लेफ्ट आंख बंद कर लेनी है। ना पेन को मूव करना है, डॉट तो मूव हो ही नहीं सकता क्योंकि वो बोर्ड पे बन गया है।
तो पेन को एज इट इज रखना है, लेफ्ट आंख को बंद करना है, राइट आंख से देखना है, फिर लेफ्ट आंख खोलनी है, राइट आंख को बंद करना है। लेफ्ट आंख खोली, राइट आंख को बंद किया, क्या आपको पेन की पोजीशन चेंज होते हुए दिखी? क्या आपको पेन की पोजीशन चेंज होते हुए दिखी? बिल्कुल दिखी होगी। पहले आपको पेन इधर दिखा होगा डॉट के सामने, फिर उसके बाद जब आपने राइट आंख खोली होगी या राइट आंख बंद करके लेफ्ट आंख से देखा होगा तो पेन क्या कर गया होगा? शिफ्ट कर गया होगा। इसको बोलते हैं पैरेलैक्स। जब आपने अपनी इस आंख से देखा तो आपको अपनी पेन की पोजीशन कुछ और दिखाई दी, जब आपने इस आंख से देखा तो आपको अपनी पेन की पोजीशन कुछ और दिखाई दी। लेकिन सच बात तो यह है कि ना बोर्ड से डॉट मूव कर रहा है इधर उधर, ना पेन कहीं और मूव कर रहा है। पेन की पोजीशन भी आपने डॉट के सामने ही बनाकर रखी हुई थी। तो ये जो दो अलग अलग पोजीशन आई, ये क्यों आई? इसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स। ये इसलिए आई क्योंकि ये जो रीडिंग हमने ली थी ये दो अलग अलग पोजीशन से ली थी। एक बार रीडिंग मैंने ली इस आंख से, एक बार रीडिंग मैंने ली इस आंख से। आपको ऐसा नहीं लगता कि दोनों आंखों के बीच में कुछ गैप है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता दोनों आंखों के बीच में कुछ गैप है कि नहीं? ये जो गैप है इसी के कारण ये हमको फील हुआ। इस आंख से जब आपने ऑब्जर्वेशन ली, इस आंख से जब आप ऑब्जर्वेशन ली, तो इनके बीच का जो डिफरेंस था इसको आप बोलते हो बेसिस। क्या बोलते हो? बेसिस। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको कुछ डिटेल में समझाता हूं, ठीक है ना। चलिए बात तो हमको समझ में आ गई। आइए कुछ और बात करते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई स्टार है, ठीक, स्टार, ठीक। आप अर्थ पे बैठे हुए हो, अर्थ पे आप बैठे हो, ठीक। ये नहीं बना रहा मैं, आप ये समझ जाओ ये अर्थ है, ठीक है ना। अर्थ पे आप बैठे हुए हो, अर्थ पे आप बैठे हो पॉइंट ए पे, और पॉइंट ए से देख रहे हो स्टार को, ठीक। पॉइंट ए से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपने पॉइंट ए से स्टार को देखा तो आपको ये डिस्टेंस मिली, सीधी लाइन बन जा, आपको ये डिस्टेंस मिली, ठीक है ना। इसको आपने बोला कैपिटल डी। फिर आपने क्या किया, जैसे ये आंख से ऑब्जर्वेशन ली थी, फिर ये आंख से ऑब्जर्वेशन ली थी, वैसे ही आप यहां से उठे और चले गए दूसरी पोजीशन बी पर, चले गए आप दूसरी पोजीशन बी पर, यहां आकर बैठ गए। फिर आपने यहां से ऑब्जर्वेशन ली, ठीक। फिर आपने क्या किया भाई, यहां से ऑब्जर्वेशन ली, है ना। अरे मिट जा, ये ट्रायंगल बन जाए एक बार ना, बस मैं फिर चारों धाम की यात्रा कर लूं। अरे वाह, बन गया, ठीक। तो मैंने आपको बताया, आप ए पॉइंट पर बैठे, आपने स्टार की ऑब्जर्वेशन ली, उसको बोला डिस्टेंस डी है। फिर आप यहां से उठे चले गए कहां पर, बी पर। बी से आपने ऑब्जर्वेशन ली स्टार की, स्टार की डिस्टेंस कुछ है, मान लो, अभी मैं आपको बताऊंगा वो क्या है। ये जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, ये वो दो पॉइंट है जहां से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, हाँ कि ना? हाँ सर। पॉइंट ए और पॉइंट बी की जो बीच की डिस्टेंस होगी इसको आप क्या बोलोगे? बेसिस। और इसको मैं बोल दे रहा हूं क्या? स्मॉल बी। ये डिस्टेंस जो है इसको मैं बोल दे रहा हूं स्मॉल बी, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ कि ये जो डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पॉइंट ए से आपने जो डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन ली वो ये है, पॉइंट बी से जो डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ये है, ये है। क्या इन दोनों डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में कोई एंगल बन रहा है? इसको मैं बोल दे रहा हूं थीटा। हाँ सर, बिल्कुल बन रहा है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं एक एक टर्मिनोलॉजी। जो यहाँ थीटा है वो हमेशा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। हमेशा जो गलती करते हैं बच्चे वो यही करते हैं कि इसको रेडियन में चेंज नहीं करते। थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। और ये जो थीटा है इसको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है पैरेलैक्स एंगल। क्या बोला जाता है? पैरेलैक्स एंगल, ठीक है, ठीक है सर। ये जो आपका बी है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिस्टेंस बिटवीन the point of observation, point of observation, ठीक। इसको आप बेसिस बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? बेसिस बोल रहे हो, ठीक। बची बात कैपिटल डी की। तो कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी इज द डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ। कैपिटल डी इज द डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ। जरा बात समझेंगे, डिस्टेंस ऑफ स्टार ठीक है। चलिए अब मेरी बात समझिएगा। मुझे आप ये बताइए कि ए और बी जो पॉइंट है क्या दोनों ही अर्थ पर है? हाँ सर, ए और बी दोनों ही पॉइंट किस पर है? अर्थ पर है।
ध्यान से देखिएगा, ए बी अर्थ पे है, अर्थ पे है, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट ए और बी किस पर है, अर्थ पर है, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो स्टार है, इसको मैं पॉइंट एस बोल दूं, कोई दिक्कत ना हो अगर आपको, तो एस, ये जो एस पॉइंट है ये क्या बहुत दूर है अर्थ से? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये कोई स्टार है, ये अर्थ से काफी दूर होगा एज कंपेयर टू जो डिस्टेंस ए और बी के बीच में है, जो दूरी ए और बी के बीच में है, उसके कंपैरिजन में ये जो डी होगा ये तो बहुत दूर होगा, ये तो स्टार की दूरी होगी तो बहुत ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी सर, मैं मानता हूं इस बात को। अच्छा ठीक है, तो अगर आप ये मान लेते हैं कि इस स्टार की दूरी कैपिटल डी इस बी से बहुत ज्यादा है, तो फिर आप ये भी मानोगे, तो आप ये भी मानोगे, अगर आप ये मान रहे हो कि जो कैपिटल डी है वो बहुत ज्यादा है बी से, तो फिर आप ये भी मान सकते हो कि बी बाय डी का जो रेशो है वो बहुत 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 कम होगा, किससे? 1 से। ये मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? हाँ सर, ये भी मानते हैं कि जब बी और डी का आप रेशो निकालोगे तो ये 1 से बहुत कम आएगा। अच्छा, तो फिर आप ये भी मानोगे, ये भी मानोगे कि अगर ये बी बहुत छोटा है एज कंपेयर टू डी, तो आप ये भी मानोगे कि थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। आप खुद सोचो यार, खुद सोचो, जब आप किसी दूरी पर बैठे होगे, मान लो आप किसी स्टार पर बैठे हो, सुनना मेरी बात, आप किसी स्टार पर बैठे हो, मान लो आप भगवान हो, मान लो, कैसा लग रहा है मान के? बढ़िया लग रहा है? थोड़ी देर और मान लो, आप क्या हो? भगवान हो। आप ऊपर बैठे हो आराम से, बहुत दूर बैठे हुए और देख रहे हो कि एक इंसान, या मुझे देख रहे हो, ठीक है ना, आप भगवान हो, मैं इंसान हूं, और आप मुझे देख रहे हो ऊपर से, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैं इस पॉइंट से ऑब्जर्वेशन लेना चालू करता हूं, दिख रहा हूं, यहां से ऑब्जर्वेशन लेना चालू करता हूं और यहां से 5-7 कदम चलता हूं, इधर आ जाता हूं, ठीक नहीं आई बात समझ में? मैंने ये बोला आप भगवान हो, आप ऊपर बैठे हुए हो, बहुत ऊपर, बहुत दूर कहीं, ऊपर से मुझे देख रहे हो, मैंने ऑब्जर्वेशन लेना चालू किया, मैं पहले यहां बैठा, इस साइड बैठा, फिर उसके बाद मैंने यहां से ऑब्जर्वेशन ली, मैं यहां उठकर इधर चला गया, इस साइड चला गया, ठीक है ना, 5-7 कदम चल गया, ठीक है ना। यहां से तो वो 5-7 कदम दिख रहे हैं मुझे, लेकिन जब वो भगवान देख रहे होंगे, जब वो आप देख रहे होंगे बहुत हाइट से, बहुत दूरी से, बहुत लार्ज डिस्टेंसेस से, तो आपको ये जो दूरी लगेगी ये तो एकदम पतली, बहुत छोटी सी लगेगी, बिल्कुल नेग्लिजिबल दूरी लगेगी। 5-7 कदम आपके लिए क्या होगा, आप इतने ऊपर बैठे होगे, इतने लार्ज डिस्टेंस पे। तो आई मेरी बात समझ में? वैसे ही जब मैं स्टार पर बैठकर देखता हूं कि भाई कोई आदमी यहां से ऑब्जर्वेशन लेता है, उसके बाद उठकर यहां चला जाता है, दोनों ही पॉइंट अर्थ पर है, तो भाई इस स्टार की दूरी के हिसाब से ये बी तो कुछ भी नहीं है, बी तो बहुत छोटा है कि नहीं है? हाँ, तो अगर बी बहुत छोटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, बहुत छोटा ही होगा। ठीक, यहां से ना हमको एक अजम्पशन आया दिमाग में, हमारे पास ये अजम्पशन दिमाग में आया, या हम इस तरीके से सोच पाए कि भाई अगर ये बी बहुत छोटा है, बी बहुत छोटा है और ये एंगल बहुत छोटा है, तो हम कुछ और भी कर सकते हैं, कुछ और भी सोच सकते हैं। समझना, इस चीज को आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, लिख लिया होगा, बढ़िया। आओ अब कुछ और बात करते हैं। चलिए, पैरालेक्टिक एंगल भी बोलते हैं, है ना भाई, पैरालेक्स एंगल को पैरालेक्टिक एंगल भी बोलते हैं। चलिए, अब ये सोचा गया कि जब ये दूरी ए और बी बहुत कम है, ये स्मॉल बी बहुत कम है, तो यार ऐसा सोचा जा सकता है कि अगर मान लो कोई सर्कल है हमारे पास, ये कोई सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से मैंने देखा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है ना, इनके बीच की डिस्टेंस है ये आर्क, इसको आप स्मॉल बी बोल रहे हो, ठीक है ना। इस सर्कल का रेडियस मान लो है कैपिटल डी और ये है ओ पॉइंट, या मैं बोल दूं ये है एस पॉइंट, ठीक है ना। ये छोटा सा एंगल मूव हुआ, ये छोटा सा एंगल मूव हुआ जब आप पॉइंट ए से उठकर पॉइंट बी पर चले गए, ठीक है ना। अब अगर मान लो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट बहुत पास आते जाए, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी बहुत पास आते जाए, या ये मान लो कि ये डी जो वैल्यू है, ये जो कैपिटल डी है, ये बहुत लंबा होता जाए, बहुत लार्ज डिस्टेंस होती जाए, तो इस लार्ज डिस्टेंस के सामने ये बी क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और जब बी छोटा होता जाएगा तो ए और बी पास आते जाएंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि जब ए और बी बहुत पास आ जाएंगे, या फिर जब बी बाय डी का रेशो बहुत कम हो जाएगा 1 से, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो बी है ये एक आर्क है। क्या है ये जो बी है ये क्या है, एक आर्क जैसा बिहेव कर सकता है। अभी तो आपको ये लाइन दिख रही है, लेकिन जब ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट बहुत पास पास आ जाएंगे तो आपको फर्क समझ में नहीं आएगा कि आर्क है कि लाइन है सीधी। आई बात समझ में? हाँ सर, अब आई बात समझ में।
ठीक है, तो हमने ये मान लिया भाई कि जब ये ए बी बहुत पास आ जाएंगे तो हम इस पर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस का। ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, जुगाड़ हमने दिमाग में बैठा लिया। अच्छा, एंगल क्या था? एंगल था थीटा। आर्क क्या है? बी। आर्क क्या है? बी, यहां पर लिख दिया बी। और रेडियस क्या है? रेडियस है ये डी। आई मेरी बात समझ में? यहां भी ये कैपिटल डी है, यहां भी ये कैपिटल डी है। हमने बोल दिया थीटा इज इक्वल टू बी बाय डी। क्या आप इससे डी निकाल सकते हैं? कैपिटल डी? हाँ सर निकाल सकते हैं, बी बाय थीटा करके, जिसमें थीटा किस में रहेगा? हमेशा रेडियन में रहना चाहिए। थीटा हमेशा किस में रहना चाहिए? रेडियन में रहना चाहिए। क्लियर बात? 100%? हाँ सर, आई बात समझ में। ये जो बी है ये तो आपको पता होगा, क्योंकि आप ही उठकर यहां से वहां गए हो ऑब्जर्वेशन लेने, आप ही ए से उठे हो और बी तक गए हो, तो आपको पता होगा ए और बी की डिस्टेंस कितनी है। क्लियर है कि नहीं? पक्का है ना? और यहां से जो आपने रीडिंग ली होगी उसका एंगुलर आप ये चेंज भी बता सकते होगे। ठीक है, तो अगर आपके पास थीटा है, बी है, तो आप क्या निकाल सकते हो? डी भी निकाल सकते हो। और ये डी वही है जो डिस्टेंस है इस स्टार की, कहां से? अर्थ से। क्लियर? पक्का? 100%? हाँ। चलिए भाई, तो ये था एक पैरेलैक्स मेथड जिसकी मदद से हम लार्ज डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? इसी मेथड को अगर आप दूसरी तरीके से भी देखो तो एक और तरीके से काम आ सकती है पहले, लेकिन आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, दूसरा यूज देखते हैं। यहां से आपने पता कर लिया डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंसेस। अब देखो जरा दूसरे तरीके से हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। मान लो ये आपकी अर्थ है ना? मान लीजिए ये अर्थ है आपकी, दिस इज योर अर्थ, ठीक? और यहां पर कहीं है आपका दूसरा प्लैनेट जुपिटर। ओहो ये है प्लैनेट आपका जुपिटर, ठीक है ना? जुपिटर, जुप लिख देता हूं, जुप। ठीक है, चलिए वेरी गुड। आइए अब समझते हैं चीजों को। मान लीजिए मैं अर्थ पर बैठकर रीडिंग ले रहा हूं। मैंने अर्थ पर बैठकर रीडिंग लेना चालू किया। एक बार रीडिंग ली इस एंड की, एक बार रीडिंग ली इस एंड की। ये वो बन गया क्या बोलते हैं, सीधी लाइन नहीं बनी क्या? सीधी लाइन नहीं बनी? नहीं बनी तो कोई बात नहीं है, बना देता हूं। देखिए यहां से रीडिंग लेनी चालू की, इस पॉइंट की रीडिंग ली, इस पॉइंट को बोला मैंने ए, ठीक है? ये पॉइंट है आपका ए। फिर मैंने किस पॉइंट की रीडिंग ली? फिर मैंने इस पॉइंट की रीडिंग लेना चाहा, इस पॉइंट की रीडिंग ली, ठीक? ये पॉइंट है बी, है ना? ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, मैंने बोला ये क्या है? डायमेट्रिकली अपोजिट है ना? मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट ये है, मतलब ये बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आपको क्या पता चल रहा है? इस जुपिटर प्लैनेट का डायमीटर पता चल रहा है, ठीक है ना? चलिए ओके। अब क्या हुआ, ये एंगल जब आपने यहां से एक ऑब्जर्वेशन ली पॉइंट ए पे, यहां से एक ऑब्जर्वेशन ली पॉइंट बी पे, तो आप देख रहे हो कि ये जो सामने वाली चीज है ये क्या है? ये एक्चुअल में डाया आएगा किसका? डाया आएगा किसका? प्लैनेट का, जिसको हम बोल रहे हैं स्मॉल डी। क्लियर? अगर आपको ये डिस्टेंस पता है, डी क्या पता है? डी पता है, तो आप जानते हो कि इस डायामीटर ऑफ जुपिटर ने इस अर्थ पर जहां हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वहां क्या किया होगा? एक एंगल सबटेंड किया होगा, जिसको मैं बोल रहा हूं अल्फा। जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? अल्फा। ये अल्फा क्या बता रहा है? ये अल्फा इस प्लैनेट का एंगुलर साइज बता रहा है। नहीं आई बात समझ में? भाई जितना ज्यादा ये डी होगा उतना ज्यादा अल्फा होगा, जितना कम डायमीटर होगा प्लैनेट का उतना ही कम अल्फा होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो डी है वो डायमीटर बताएगा इस प्लैनेट का, और ये जो अल्फा है ये एंगुलर साइज बताएगा किसका? हमारे प्लैनेट का। क्लियर बात है? तो चलिए मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, डी जो है वो क्या है? डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट, डिस्टेंस ऑफ जुपिटर बोल देता हूं, डिस्टेंस ऑफ जुपिटर, ठीक है सर। स्मॉल डी क्या है? डायामीटर ऑफ जुपिटर, डायामीटर ऑफ जुपिटर, डायामीटर ऑफ जुपिटर। और अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगुलर साइज, अल्फा इज द एंगुलर साइज, अल्फा इज द एंगुलर साइज। क्लियर? अगर मैं आपसे यहां से बोलूं कि भाई मुझे डायामीटर निकाल कर बता दो,
मुझे डायामीटर निकाल के बता दो, तो आप बोलोगे डायामीटर क्या होगा, डायामीटर होगा भाई d इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू स्मॉल डी, या मैं बोलूँ अल्फा इंटू डी, अल्फा इंटू डी, स्मॉल डी इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू कैपिटल डी। क्या मैंने सही बोला, क्या मैंने सही बोला, बताओ। यह है आपका आर्क, यह है आपका रेडियस और यह है एंगल। तो आप इसकी मदद से क्या फाइंड आउट कर सकते हो भाई, कभी आपको बोलेगा एंगुलर साइज पता करो तो एंगुलर साइज पता कर लेना, कभी बोलेगा डायमीटर ऑफ द प्लैनेट पता करो, डायमीटर ऑफ प्लैनेट पता कर लेना। बस यहां पर जो डिस्टेंसेस होंगी ये बहुत लार्ज होंगी, आपको लाइट ईयर बोल देगा, आपको पार्सेक वार्सेक आने लग जाएगा, बहुत सारी यूनिट्स चेंज होने लग जाएंगी, तो आप उसका ध्यान रखेंगे। बस ये फॉर्मूले अगर आपको याद है आप आराम से क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। अच्छा, इसमें एक मेन चीज क्या रह गई है, मेन चीज रह गई है थीटा हमेशा रेडियन में रखना, एंगल हमेशा क्या रखना है, रेडियन में रखना है। और एंगल आपको ऐसे मिनट मिनट सेकंड वेकेंड इस तरीके से दिए जाएंगे, तो आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करते आना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, तो इसको भी फाइनली आप नोट डाउन कर लो, फाइनली आप नोट डाउन कर लो। ये दो ऐसे ऐसे केसेस हैं जिसकी मदद, जिसमें आप पैरेलैक्स मेथड लगा सकते हो और अपने आंसर्स निकाल सकते हो। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, लिख लिया होगा। आई होप आपको पैरेलैक्स मेथड समझ में आ गई होगी। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं कर दूं इसको क्लियर, हाँ क्लियर कर दीजिए। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो, ये एक क्वेश्चन है आपके सामने जिसका मैंने सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दिया है। ये इसलिए प्रोवाइड कराया, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसको मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप खून में घुसा लो, ठीक है ना, खून में याद कर लो, इसको एकदम कंठस्थ कर लो, है ना, खून में घुसा लो इसको, एकदम इतना याद कर लेना है। तो चलो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 10 डिग्री। ठीक है, चलो 1 मिनट ऑफ आर्क और ऑफ आर्क मिनट। देखो 1 मिनट ऑफ आर्क भी बोलते हैं इसको, एक डैश लगाया तो आप इसको 1 मिनट बोलते हो या आर्क मिनट बोलते हो। क्या बोलते हो, आर्क मिनट बोलते हो। 1 मिनट ऑफ आर्क बोलते हो या आर्क मिनट बोलते हो, एक ही बात है। चलिए, जब आप ऐसे 2 लगा दोगे डैश तो ये सेकंड बन जाएगा, इसको सेकंड ऑफ आर्क बोलते हो या आर्क सेकंड बोलते हो, है ना। चलिए, वेरी गुड। आइए, आपको 10 डिग्री बोल रहा है कि रेडियन में चेंज करो। तो यार आपको मैंने बताया था, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आपको मैंने बताया था कि जब भी डिग्री को चेंज करना हो, जब भी डिग्री को चेंज करना हो रेडियन में, तो आप क्या करते हो, उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये किस में बदल जाता है, रेडियन में बदल जाता है। और जब आपको रेडियन को डिग्री में चेंज करना होगा तो रेडियन को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 180 बाय पाई से। रेडियन को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 180 बाय पाई से, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिग्री में वैल्यूज मिल जाएंगी। क्या बात आपको समझ में आई, हाँ सर समझ में आ गई, वेरी गुड। ये बात हम पहले कर चुके हैं। आज के लेक्चर में जो अभी हमको बात करनी है वो क्या करनी है, जरा समझना। देखो, आपको बोल रहा है 10 डिग्री को आप रेडियन में चेंज करो, तो यहां लिखोगे 10 मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180 से, किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। ठीक है ना, तो पहली बात 10 को मल्टीप्लाई करो पाई बाय 180 से, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा पाई बाय 18 रेडियन। ठीक है ना, रेडियन में आपने चेंज कर लिया। आओ आगे की बात करते हैं। ये हो गई बात हमारी पहली। दूसरी, 1 मिनट ऑफ आर्क ऑफ और आर्क मिनट, इसको आप कैसे रेडियन में चेंज करोगे, तो आओ जरा आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको पता है 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होते हैं, है ना, 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होते हैं, और 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन, तो 180 डिग्री में पाई रेडियन। तो यहां से आप 1 डिग्री फाइंड आउट कर सकते हो। 1 डिग्री में होंगे सर पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन हमको यह भी पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। 1 डिग्री में होते हैं कितने मिनट भाई, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। तो 60 मिनट में भी कितना हो गया रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन हो गया। मुझे बताइए, अरे बताइए मुझे, नहीं हुआ, अरे देखो ना, 1 डिग्री को आप बोल सकते हो पाई बाय 180 रेडियन बोल सकते हो। ठीक है ना, और ये किसके बराबर आया, 1.745 इंटू 10⁻²2 के बराबर रेडियन। तो हम ये बोल सकते हैं भाई 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट भी किसके बराबर आएगा, 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट और ये किसके बराबर है, 745 इंटू 10⁻²
2 रेडियन। वेरी गुड भैया, वेरी गुड। आ गया 1 डिग्री। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर कितना है 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई जैसे 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो 60 मिनट अगर इतने के बराबर है तो 1 मिनट कितने के बराबर होगा, ये भी सवाल उठता है कि नहीं? बिल्कुल उठता है सर। तो सर 60 मिनट इतने के बराबर है तो 1 मिनट होगा सर, 1 मिनट आना चाहिए सर। यहां पर देखो 1 मिनट आया है इतने रेडियन के बराबर, यानी कि 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन के बराबर। याद करनी है वैल्यू आपको, 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन के बराबर। ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। अब भाई 1 मिनट के बाद 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। हाँ सर बिल्कुल सही। तो देखो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड। 1 मिनट इसके बराबर है तो 60 सेकंड भी इसी के बराबर होगा, 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। ठीक है सर, ठीक है सर। तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि 1 सेकंड किसके बराबर होगा। यहां से हम पता कर सकते हैं कि 1 सेकंड किसके बराबर होगा। 60 सेकंड इसके बराबर, तो 1 सेकंड इससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 60 कर दो, तो यहां वैल्यू आ जाएगी 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। क्या? 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, है ना? आपसे पूछा था 1 सेकंड में बताओ कितने रेडियन, 1 मिनट में कितने रेडियन, 10 डिग्री में कितने रेडियन, बता दिया। ठीक है, पक्का 100%? हाँ सर। तो ये सारी वैल्यूज ना आपको क्या करनी है, याद रखनी है। सारी वैल्यूज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। क्लियर? आपको कैसे काम आएंगे अभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इन्हीं पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब एक बार आप क्वेश्चन देख लोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। आइए भाई क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट थे अर्थ पे, आपने वहां से बैठ के किसको ऑब्जर्व किया है? एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो आप किसको? अपने मून को। किसको ऑब्जर्व कर रहे हो? मून को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इतना गंदा ऑब्जर्वेशन लिया सर आपने। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द 2 डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट्स। अब देखो एंगल कैसा दे दिया, 1 डिग्री 54 मिनट्स। यहां फंस जाती हैं चीजें। अच्छा, गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी अबाउट, आपको डायमीटर ऑफ अर्थ दे दिया है। ठीक, और बोला है कि कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। ओके ठीक है, समझते हैं। ऑब्जर्वेशन ए से ली, ऑब्जर्वेशन बी से ली। ठीक है ना? मान लिया यहां कहीं आपका क्या है, ये क्या है आपका? एम है, मून है ना? एम मतलब मून है। आपने देखा कि ये जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट थे अर्थ पे बैठे हो ना, पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या है? डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है अर्थ पे। ठीक है ना? तो चलिए मैं इसको हटा देता हूं यहां से और सीधे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट को लाइन से जोड़ देता हूं। ठीक है ना? ये लाइन आपको बड़ी दिख रही होगी लेकिन इतनी बड़ी नहीं होगी, ये डिस्टेंस ज्यादा लंबी होगी। ठीक है ना? ज्यादा दूर होगी डिस्टेंस। अभी दिखने के लिए ऐसा दिख रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका बी। थीटा भी है, दिया है भाई। थीटा कितना दिया है? थीटा दिया है 1 डिग्री 54 मिनट्स। आपको ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी दी है? गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी 1.276 इंटू 10⁻7। 1.276 इंटू 10⁻7, आपको इतना मीटर दिया है डिस्टेंस। ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया। अब भाई आपका काम सिर्फ इतना है कि अगर आप इस थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर लो तो आपके पास ये डी आ जाएगा। फॉर्मूला है आपके पास, है कि नहीं है? हाँ सर, फॉर्मूला क्या है? बाय पैरेलैक्स मेथड, बाय पैरेलैक्स मेथड we know that theta is equals to arc upon radius। हाँ सर, ठीक है। थीटा है 1 डिग्री 54 मिनट का। आओ जरा पहले इसकी कैलकुलेशन कर लें। 1 डिग्री में कितने मिनट? 60 मिनट। 54 मिनट और है ऊपर से, तो टोटल कितना हो गया? 60 मिनट प्लस 54 मिनट, यानी कि 114 मिनट। 6 5 11 114। ठीक है, 114 मिनट्स होगा टोटल।
आपको इनको चेंज करना है रेडियन में। तो सर हम ये जानते हैं, हमको ये पता है कि जो 1 मिनट है ना सर, उसके अंदर 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन होते हैं। अभी हमने चेक किया था 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन होते हैं। जब 1 मिनट में इतने रेडियन है तो 114 मिनट में कितने होंगे? अरे हाँ, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, 114 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2.91 इंटू 10⁻⁻4 से। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, थीटा आ जाएगा रेडियन में कितना, 0.033 समथिंग, है ना। चेक कर लीजिएगा, यही आने वाला है। थीटा क्या आएगा, 0.033 रेडियन। ठीक, अगर आपके पास थीटा रेडियन में आ गया तो थीटा रेडियन में रखो, बी की वैल्यू आपको गिवन है मीटर में, उसकी वैल्यू यहां पर रखो, आपके पास कैपिटल डी निकल कर आ जाएगा। तो कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 1.276, इतना ही है ना, हाँ 1.276 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय वॉट, थीटा 0.033 रेडियन। आगे 1 कुछ आए तो देख लेना। अब क्या कर देंगे, इसका आंसर आप जब निकालोगे तो आंसर आएगा, इसका डायामीटर आएगा 3.8 इंटू 10⁻8 डायामीटर बोल दिया मैंने। ये जो डी है, डिस्टेंस, डायामीटर नहीं डिस्टेंस है ना। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, जिसको आप कैपिटल डी बोल रहे हो, और वो कितनी आई है, 3.8 इंटू 10⁸। क्लियर, पक्का 100%। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको पैरेलक्स मेथड से सॉल्व करने होते हैं। कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। जो एक दिमाग लगाने वाली चीज थी वो थी ये, जिसमें आपने अपने एंगल को रेडियन में चेंज किया है। क्लियर बात, 100%। हाँ सर, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे आपको मैं ये बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं। ये आपके एनसीईआरटी का ही सॉल्व्ड एग्जांपल है ना, सॉल्व्ड एग्जांपल है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और सॉल्व्ड एग्जांपल देखते हैं आपके एनसीईआरटी का। बस इतना काफी है हमारे पैरेलक्स मेथड के लिए। चलो भाई, एक और क्वेश्चन है। द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड्स। देखो एंगुलर साइज बताया था मैंने आपको, उसको एंगुलर डायमीटर भी बोला जाता है, ठीक है ना। अल्फा 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 एंगल बता रहा है आपको 1920 सेकेंड, ठीक है। द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन। अच्छा, अब आप देखो यहां पर क्या बात हो गई है। यह है सन, यह है सन, इस सन का एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। इसकी आपने रीडिंग ली, ठीक। दिस इज द डायामीटर ऑफ सन, दिस इज द डायामीटर ऑफ द सन। आपको जो फाइंड आउट करना है स्मॉल डी, कैपिटल डी आपको दिया हुआ है, एंगुलर डायमीटर आपको दिया है, अल्फा आपको दिया है। दिस इज योर अर्थ, जहां से आप बैठकर क्या ले रहे हो, ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, ठीक। चलिए, आपको पता है कि अगर आपको ये स्मॉल डी निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इसका फॉर्मूला है स्मॉल डी इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू कैपिटल डी, है कि नहीं। हमने देखा था, अभी देखा था थोड़ी देर पहले। आपको क्या करना है भाई, सबसे पहली सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है अल्फा, जिसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है कि नहीं। हाँ सर, बिल्कुल करना है यार। हम जानते हैं 1 सेकंड में होता है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, होता है कि नहीं। कितना रेडियन होता है, हाँ सर इतने रेडियन होता है। अगर मैं चाहूं तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूं 1920, ये 1 मिनट लिख दिया मैंने, सॉरी 1 सेकंड, है ना। और 1920 सेकंड में कितना होगा, फिर 1920 सेकंड में कितना होगा। अगर 1 सेकंड में इतना है तो 1920 सेकंड में 1920 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1920 इंटू 4.8 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू 9.31 इंटू 10⁻⁻3 रेडियन। चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। अगर कुछ इधर उधर थोड़ा पॉइंट होता है तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन आएगा यही 9.31 इंटू 10⁻3 रेडियन। ये आ गई आपकी अल्फा की वैल्यू। अब अल्फा की वैल्यू आप रख दो, कैपिटल डी आपको दिया ही हुआ है, द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ आपको दिया ही हुआ है, मल्टीप्लाई करोगे आपके पास स्मॉल डी निकल कर आ जाएगा। अल्फा इज 9.31, सांस फूल गई रे, सांस फूल गई, इनटू कैपिटल डी इज व्हाट 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये आ गया आपका डायमीटर ऑफ द सन
कितना आएगा कितना आएगा कितना आएगा, ये आएगा 1.39 इंटू 10⁹ मीटर, ऐसे ही कुछ आएगा, है ना, डायमीटर ऑफ द सन। क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म, हलवा क्वेश्चन एकदम, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना। लेकिन हाँ, हमने जो मेथड पढ़ी उस मेथड को समझने के लिए न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा जरूरी थे, इसलिए हमने न्यूमेरिकल क्या कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए। ठीक है, क्लियर, बढ़िया। चलिए भाई इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। चलिए भाई, तो मैं करता हूं इसको इरेज। क्लियर, ओके। इस लेक्चर में इतना ही हमें देखना था, हमें पैरेलक्स मेथड समझनी थी, उससे जुड़े क्वेश्चन सॉल्व करने थे, और यूनिट समझनी थी भाई। 1 डिग्री में कितना रेडियन, 1 डिग्री में कितने मिनट्स, 1 मिनट में कितने सेकंड, 1 सेकंड में कितना रेडियन, ये सारी चीजें हमको समझनी थी, जो हमने देख ली है। हमारा काम पूरा पैरेलक्स मेथड से जो जुड़ा हुआ था वो पूरा हमने खत्म कर दिया है। तो इस लेक्चर को भी हम क्या करते हैं, यहीं पर करते हैं एंड। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे और फिर हम अपने चैप्टर को क्या कर देंगे, रैप अप कर देंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।